आज हम एक ऐसे विचार पर बात कर रहे हैं जिसने कल्पना और विज्ञान दोनों को ये मोहित किया है। मेरा मतलब है समय यात्रा। एच.जी. वेल्स से लेकर आजकल की फिल्मों तक यह आइडिया हमेशा से हमें खींचता रहा है। तो आज हम गहराई से देखेंगे हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर कि क्या भौतिकी के नियम क्या वो वाकई समय यात्रा की इजाज़त देते हैं। हमारे स्रोतों में आइंस्टाइन की थ्योरीज हैं, टाइम डायलेशन है, वॉर्म होल्स, क्वांटम मैकेनिक्स और वो सारे विरोधाभास भी हैं। तो चलिए देखते हैं विज्ञान क्या कहता है इस बारे में। हाँ, और इस पूरी सोच की जड़ वो आइंस्टाइन का नजरिया ही है, बिल्कुल क्रांतिकारी। देखिए, न्यूटन सोचते थे कि समय एक जैसा बहता है सबके लिए हर जगह, पर आइंस्टाइन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। समय तो सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब ये कि समय गुरुत्वाकर्षण और आप कितनी तेजी से चल रहे हैं उस पे निर्भर करता है। वो धीमा या तेज हो सकता है, और यहीं से आप कह सकती हैं कि समय यात्रा की वैज्ञानिक संभावना का दरवाजा खोलता है। अच्छा, तो आइंस्टाइन ने कहा कि समय लचीला है। इसका मतलब क्या ये वाकई हो सकता है कि आपके लिए और मेरे लिए समय अलग रफ्तार से चले? हाँ, बिल्कुल। इसी को टाइम डायलेशन या समय फैलाव कहते हैं। आइंस्टाइन के जो सिद्धांत है ना, विशेष और सामान्य सापेक्षता वाले, हाँ, वो ये बताते हैं कि अगर कोई बहुत तेज चले, मान लीजिए प्रकाश की गति के बहुत करीब, जी। या फिर किसी बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाली जगह पर हो, जी। जैसे किसी ब्लैक होल के पास, तो उसके लिए समय धीमा बीतेगा दूसरों की तुलना में। अच्छा, वो जुड़वां वाला उदाहरण है ना इसका, ट्विन पैराडॉक्स। हाँ, वही, जिसमें एक जुड़वा तेजी से अंतरिक्ष यात्रा पर जाता है और जब लौटता है तो पृथ्वी पर रहे अपने भाई से जवान होता है। कमाल है। हाँ, क्योंकि उसके लिए समय धीमा बीता। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे प्रयोगों से साबित किया गया है। हमारे जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं ना, जी। उन्हें भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण समय में जो हल्का सा फर्क आता है, उसके लिए लगातार एडजस्ट करना पड़ता है। तो सिद्धांत तो कहता है कि भविष्य की यात्रा संभव है, बस बहुत तेज भागिए या किसी बहुत भारी चीज के पास चले जाइए। भविष्य की यात्रा, चलो ये फिर भी थोड़ा समझ आता है, लेकिन अतीत में जाना वो कैसे मुमकिन है? यहीं पर तो दिमाग चकरा जाता है। जैसे वो दादा विरोधाभास वाली बात हाँ, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कि अगर कोई अतीत में जाकर अपने दादाजी को अपने जन्म से पहले ही रोक दे तो फिर उसका अपना वजूद कैसे रहेगा? ये तो बड़ा गड़बड़ जाला है। बिल्कुल, और यही अतीत की यात्रा की सबसे बड़ी तार्किक चुनौती है। देखिए, कुछ सैद्धांतिक रास्ते सोचे तो गए हैं, जैसे वर्म होल। वर्म होल, वो स्पेस में शॉर्टकट जैसा। हाँ, बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम में दो बहुत दूर के पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक सुरंग। सिद्धांत में ये आपको शायद अतीत में ले जा सके। एक और आइडिया है बंद समय सदृश वक्र का, मतलब स्पेस टाइम में ऐसे रास्ते जो घूमकर वापस अपनी शुरुआत के समय और जगह पर आ जाते हैं। सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है, पर क्या ये सिर्फ गणितीय खेल हैं या इन्हें बनाना हकीकत में संभव है? यहीं पर असली मुश्किल आती है। देखिए, वर्म होल जैसी सुरंग को खुला रखने के लिए हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसका गुरुत्वाकर्षण अजीब हो, मतलब सामान्य पदार्थ की तरह खींचे नहीं बल्कि धकेलें। धकेले, उल्टा गुरुत्वाकर्षण। हाँ, बिल्कुल। इसे कहते हैं ऋणात्मक ऊर्जा घनत्व वाला पदार्थ या फिर विदेशी पदार्थ, क्योंकि सामान्य पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण तो वर्म होल के मुंह को फौरन बंद कर देगा, वो टिकेगा ही नहीं। और ऐसा विदेशी पदार्थ क्या वो होता है? अभी तक तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है, ना ही हमें पता है कि इसे बनाया कैसे जा सकता है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बाधा है। फिलहाल तो ये कल्पना ही ज्यादा लगती है। अच्छा, तो वर्म होल वाला रास्ता तो अभी मुश्किल है। क्या क्वांटम भौतिकी, क्या वो कोई और रास्ता दिखाती है? वो अनेक विश्व व्याख्या का क्या रोल है इसमें? हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स एक और दिलचस्प संभावना खोलती है। ये जो अनेक विश्व व्याख्या है, वो कहती है कि जब भी कोई क्वांटम घटना होती है जिसके कई नतीजे हो सकते हैं, तो ब्रह्मांड हर नतीजे के लिए अलग-अलग शाखाओं में बंट जाता है। मतलब हर संभावना के लिए एक अलग यूनिवर्स। कुछ वैसा ही। अब अगर इसे समय यात्रा पर लगाएं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आप अतीत में जाकर कुछ बदलते हैं तो आप अपनी असली टाइमलाइन नहीं बदल रहे, आप एक नई समानांतर टाइमलाइन या यूनिवर्स बना रहे हैं। नो, तो इससे दादा विरोधाभास हल हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप अपने दादाजी को नहीं रोक रहे, आप एक पैरेलल यूनिवर्स वाले दादाजी को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी अपनी टाइमलाइन वैसी ही रहती है। ये एक तरीका है विरोधाभास से बचने का। स्टीफन हॉकिंग क्या सोचते थे इस सब पर?
उनका वो सवाल तो बहुत मशहूर है कि अगर समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं? हाँ, हॉकिंग शुरू में काफी संशय में थे। इसी विरोधाभास की वजह से उन्हें लगता था कि शायद प्रकृति में कोई नियम है जो अतीत की यात्रा को रोकता है। लेकिन बाद में उनका नजरिया थोड़ा बदला। अच्छा। हाँ, उन्होंने माना कि भौतिकी के नियम शायद इसकी इजाजत देते हों, जैसे वो बंद समय सदृश वक्र वगैरह। पर उन्होंने ये भी कहा कि ये व्यवहारिक रूप से लगभग नामुमकिन हो सकता है। इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी वो खगोलीय होगी, और इन संरचनाओं को स्थिर रखना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। शायद जब हमें वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाएगी जो गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम भौतिकी को एक साथ समझा सके, तब शायद इन गहरे सवालों के जवाब मिल पाएं। तो अगर हम आज की बातचीत का सार निकालें तो ये लगता है कि आइंस्टीन के सिद्धांतों के हिसाब से भविष्य की यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है। मुश्किल बहुत है पर संभव है। हाँ, सिद्धांत तो यही कहता है। लेकिन अतीत की यात्रा वो तार्किक विरोधाभासों और ये विदेशी पदार्थ जैसी चीजों की जरूरत की वजह से कहीं ज्यादा जटिल है, शायद नामुमकिन भी। बिल्कुल सही। क्वांटम मैकेनिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे क्षेत्र अभी भी इन संभावनाओं को टटोल रहे हैं। लेकिन एक काम करने वाली टाइम मशीन बनाना, वो फिलहाल तो साइंस फिक्शन ही लगता है। ऊर्जा और स्थिरता, ये दो सबसे बड़ी रुकावटें हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि समय यात्रा इसलिए नहीं हुई क्योंकि भविष्य की जो उन्नत सभ्यताएं हैं वो हमारे अतीत को, यानी हमारे आज को, इतना दिलचस्प ही नहीं समझती कि यहाँ घूमने आए? या ये भी हो सकता है जैसे कुछ कहानियों में दिखाते हैं कि वो शायद यहाँ हैं पर किसी प्राइम डायरेक्टिव जैसे नियम की वजह से वो हमसे मिलते नहीं, हस्तक्षेप नहीं करते। कौन जाने, इसका जवाब तो शायद भविष्य के गर्भ में ही छिपा है।